मेरा वो वाला दूसरा वाला फोन है। अभी फिलहाल मैं करा दूंगी 2 क्लास में होंगी ना अभी तो मैं करा दूँ 20 रुपये ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। सो अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो हमारा टॉपिक चल रहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। कोई बात नहीं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन और उसके बेसिस जान लिए हैं कि कौन कौन से 5 किंगडम हैं और उनके क्या केसेस हैं। जैसे कि हमने जाना है कि भैया 5 किंगडम में से एक किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, ओके, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांटी, दैट इज प्लांट, और पांचवा किंगडम है एनिमैलिया। हमने ये जाना है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर हैं। फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, दीज आर सम मल्टीसेलुलर किंगडम। हमने ये भी जाना है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है and rest of them are eukaryotic। बाकी हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जाना है कि कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेटरोट्रॉपिक है, और इस तरीके से हम लोगों ने अपने टॉपिक के बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया जो हमारी एनसीईआरटी में। ऑलमोस्ट सब कुछ का मतलब है जो हमारी एनसीईआरटी में। आज हमें क्या है, डिटेल में पढ़ना है हर एक किंगडम के बारे में। रद जैसे कि मुझे मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग सारे किंगडम को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे हिस्से में जो सबसे पहला किंगडम आता है वो है मोनेरा। चलिए हम लोग मोनेरा को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो हमारे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या जरूरी है पढ़ना, वो मालूम होना चाहिए। पहली बात तो व्हाट इज किंगडम मोनेरा, तो पहला तो हमें इनका परिचय ही मालूम होना चाहिए। दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। एंड द सोल मेंबर आर
इनके अकेले या मुख्य मेंबर हैं, मेन मेंबर हैं, द सोल मेंबर, दीज आर बैक्टीरिया। इनके जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। यानी यहाँ पर तरह तरह के बैक्टीरिया आपको मिलने वाले हैं। मोनेरा में ज्यादातर आपको बैक्टीरिया मिलने वाले हैं। बिफोर स्टडिंग एनीथिंग इन एनी किंगडम में हम लोगों को ये एक 8 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है हमेशा। 8 ओके, सॉरी वीडियो थोड़ा गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास 8 पॉइंट है किसी भी किंगडम को डिफाइन करने के लिए। जैसे हमारे पास जितने भी किंगडम है उनको डिफाइन करने के लिए 8 पॉइंट है। इनमें से पहला पॉइंट होता है हैबिट हैबिटेट। ये पहला पॉइंट है, हैबिट एंड हैबिटेट। व्हाट इज द हैबिट, व्हाट इज द हैबिट? हैबिटेट का मतलब है लिविंग प्लेस। तो हमें किसी भी किंगडम के ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले लिविंग प्लेस जानना है और जानना है कि उनका हैबिट क्या है। एक्वेटिक हैं, कहाँ रहते हैं, क्या हैबिट है, किस तरीके से रहते हैं। तो हैबिट हैबिटेट ये हमारा पहला पॉइंट है उन 8 पॉइंट में, जब हमें किसी के बारे में जानना होगा। जैसे मोनेरा के बैक्टीरिया किस हैबिटेट में रहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हमें जानने के लिए, इट इज फॉर्म। हम फॉर्म में जानेंगे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, एटसेट्रा। हम ये सारी चीजें फॉर्म में जानेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के। 8 पॉइंट मुझे रिवाइज करके दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट फॉर्म, तीसरा पॉइंट है ओके मॉर्फोलॉजी। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस मॉर्फोलॉजी का दिखता है, कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी, उसका आकार कितना है, साइज कितना है, शेप क्या है, ये वगैरह। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, इट इज एनाटॉमी इफ रिक्वायर। अगर जरूरत पड़ी तो हम एनाटॉमी भी देखेंगे, एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट है एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड। पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या ले रहा है, किस तरीके से खाना खा रहा है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है कि क्या है। 5 पॉइंट के बाद हमारा जो छठा पॉइंट होगा, इट इज नोन एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के तरीके पढ़ाए थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है ये देखना पड़ेगा। जब आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे, याद रखना 1 2 3 4 5 6, तब आप 7वें पॉइंट पे जाएंगे और वो पॉइंट होगा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बाद आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या क्लासिफिकेशन है एंड उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स। सो अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि सर हमें बताइए किन 8 पॉइंट पर आपको किसी भी किंगडम को पढ़ना है, तो पहले आप एक बार देख लीजिए क्या क्या 8 पॉइंट है और उसके बाद मैं एक बार पूछ लेता हूं। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। जैसे तुम मुझसे मिलो और मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझसे मिलते ही पूछ सकते हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। सर आपका फॉर्म मतलब आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं। फिर इसके बाद आप मेरी मॉर्फोलॉजी देख ही रहे और मुझे पढ़ना हो तो आप मेरी एनाटॉमी देख सकते हैं। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं सर और सर क्या खाएंगे, वेज लेंगे, नॉन वेज लेंगे क्या। इसके बाद आप पूछ सकते हैं बच्चे कैसे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब 1-2 बच्चे हैं, कितना है, क्या, ये पूछ सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं सर आप इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं। और उसके बाद पूछा जाएगा आपके जैसे और कितने लोग हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग ह्यूमन बीइंग में लगाते हैं वही चीजें हम लोग बेटा ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में लगाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट है एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सातवां पॉइंट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल।
तो किंगडम मोनेरा में हमने आपको सामने पढ़ाया है कि दीज आर द ग्रुप इन विच द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर देयर। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। इनका जो मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस पूरे किंगडम को 8 पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। वो 8 पॉइंट क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो आपके सामने है। इन 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट है भाई हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट है यस एनाटॉमी ऑफ रिक्वायर्ड, पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सातवां पॉइंट है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और आठवां पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो चलिए किंगडम मोनेरा को एक बार इन्हीं 8 पॉइंट पर तौलते हैं और देखते हैं मोनेरा पढ़ना आसान होता है कि नहीं होता। ये 8 पॉइंट की बेसिस पर हम लोग कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं मोनेरा के मेंबर का हैबिट एंड हैबिटेट। तो पहली बात है मोनेरा के ज्यादातर मेंबर कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन, वेरी सॉरी, यहाँ पर कई बार जहां पर मैं रहता हूँ वहां से कई बार पावर कट की भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके सॉरी, अभी मैं कैमरे के पीछे हूँ, मैं देख रहा हूँ पावर कट हो जाने की वजह से आपको काफी समस्या आई और नेट कई बार गड़बड़ होता है बेटा। आई एम वेरी सॉरी। सो मैं फिर से आपके सामने ओके आई एम सॉरी, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट गड़बड़ हो गया था और इंटरनेट गड़बड़ होने का बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी समस्या है। मैं घर से क्लासेस ले रहा हूँ, लॉकडाउन में थोड़ी समस्याएं हैं, इस वजह से क्लासेस डिसकंटिन्यू हो जाती है। सो मैं इसे फिर कंटिन्यू करता हूँ। चलिए एक बार मैं वीडियो और देख लेता हूँ क्या है और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट बोला था 8 पॉइंट में, जो पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। उसके हिसाब से मोनेरा के मेंबर जो कि ज्यादातर समय पर केवल बैक्टीरिया है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है। वो सिग्नल की प्रॉब्लम है। मैं वोडाफोन का भी रिचार्ज करा रही हूँ, ठीक है। ओके यहीं रख दो, चार्ज कराने का यहीं रख दो, कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है। बार बार भाई नेट में ट्रबल होने की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, सॉरी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इन सब चीज़ों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो पावर कट में कंट्रोल है, ना तो मेरा कंट्रोल है इस नेट की प्रॉब्लम में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नेट सही से चलता रहे और आप पढ़ते रहें। तो कॉस्मोपॉलिटन है मतलब लैंड में है, वाटर में है, एयर में है। लैंड में भी बैक्टीरिया मिल सकता है, वाटर में भी बैक्टीरिया मिल सकता है, एयर में भी बैक्टीरिया में मिल जाएंगे। ओके, इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। ये आपको एसिड में मिल जाएंगे, एल्कली में मिल जाएंगे, बेस में मिल जाएंगे। ये आपको सॉल्ट कंडीशन में मिलेंगे, हाई सॉल्ट कंडीशन में भी मिल जाएंगे। तो याद रखें एसिड बेस हाई सॉल्ट कंडीशन में भी मिल जाएंगे। इवन ये आपको इंटेस्टाइन में भी मिल जाएंगे, लोगों के इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे। आपने सुना होगा ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में रहता है। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया टाइप का बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन तक में मिल जाएगा। इवन ये आपको ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं कि ये एनएरोबिक कंडीशन में भी मिल सकते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में भी मिल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको हैबिट एंड हैबिटेट बैक्टीरिया का पढ़ाया और बताया बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, जो कि मोनेरा के मेंबर हैं। लैंड, वाटर, एयर, हार्श एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, आपको एसिड, एल्कली, सॉल्ट में मिल सकते हैं, इसके अलावा इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं, एनारोबिक कंडीशन में मिल सकते हैं। ये हैबिट एंड हैबिटेट है। ओके, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद
अब आपको जो दूसरा पॉइंट पढ़ना है, इट इज फॉर्म, कि बैक्टीरिया किस फॉर्म के हैं, कैसे हैं बैक्टीरिया। तो आप सबको मालूम है बैक्टीरिया के जो मेंबर हैं ये हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये लोग हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनकी कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अगर इनकी कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे तो इनकी कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद न्यूक्लियस ट्रू नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस ट्रू नहीं मिलेगा इसका मतलब इनमें एक रीजन मिलेगा जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, और इस न्यूक्लियोइड रीजन में देयर विल बी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनके जो मेंबर होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर न्यूक्लियस होगा भी तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक लोग हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट आपने देखा कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, लैंड में है, वाटर में है, एयर में है। फॉर्म इनका यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनकी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इसके बाद आप इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आपके पास 8 पॉइंट का फंडा है। मैंने 2 पॉइंट आपको पढ़ा दिए। पहला पॉइंट पढ़ा दिया यस हैबिट एंड हैबिटेट, और दूसरा पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया दैट इज फॉर्म। फॉर्म के बाद आप इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि भाई बैक्टीरिया देखने में लगते कैसे। तो आप किसी भी बैक्टीरिया को जब भी देखेंगे मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर तो वो आपको एक सेल स्ट्रक्चर में मिलेंगे, और उस सेल स्ट्रक्चर में आपको मालूम होना चाहिए सबसे बाहर की तरफ एक वॉल मिलेगी एंड दैट इज नोन एज सेल वॉल। दे हैव सेल वॉल। मैंने पहले आपको बताया था जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी वो नॉन सेलुलोजिक होगी। मैंने बोला था इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होगी बल्कि नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। और आपको मालूम है इनकी सेल वॉल जो बनी होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की। इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की। ओके, अब इस सेल वॉल के चारों तरफ आपको याद रखना पड़ेगा कि कई मर्तबा सेल वॉल के चारों तरफ बैक्टीरिया के एक बेटा स्लाइम लेयर मिल सकती है, स्लाइमी लेयर मिल सकती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, दिस स्लाइमी लेयर। अगर ये स्लाइमी लेयर हार्ड हो जाए तो ये कैप्सूल का काम करती है। अब कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल अब्सेंट होता है। जो बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं हम लोग कैप्सुलेटेड, और जिनमें अब्सेंट होता है दे आर नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के आपको मिल जाएंगे, वन इज नोन एज कैप्सुलेटेड, अनदर नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, ओके, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड याद रखना। अब इसके अंदर पहुंचेंगे, कोशिका के अंदर हम पहुंचेंगे, बैक्टीरिया के अंदर पहुंचेंगे तो हमें खूब सारा साइटोप्लाज्म मिलेगा। ओके, साइटोप्लाज्म मिल गया। और अभी अभी हमने बताया कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बाद हमें यहाँ पर खूब सारा डीएनए मिलेगा। देयर विल बी सो मच डीएनए। लेकिन इस डीएनए को हम लोग किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं कर पाएंगे, तो इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोइड वो रीजन है वेयर देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस, और ट्रू न्यूक्लियस ना होने की वजह से हम लोग उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया में बेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लैजला। बैक्टीरिया में फ्लैजला नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर फ्लैजला प्रेजेंट हुआ तो ये मोटाइल बैक्टीरिया होंगे। अगर बेटा फ्लैजला प्रेजेंट हुआ तो बैक्टीरिया विल बी मोटाइल, अगर फ्लैजला अब्सेंट हुआ दे विल बी नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। इनकी मॉर्फोलॉजी में ज्यादातर बातें यही हैं कि आप लोग को याद करना कि एक सेल मिलेगी, उस सेल में बेटा सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल जो होगी वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा वो अगर नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की नहीं बनी तो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। उसके बाद आप अंदर पहुंचेंगे, बाहर और देखेंगे तो कैप्सूल प्रेजेंट सकता है। कैप्सूल अगर प्रेजेंट हुआ तो कैप्सुलेटेड है, अब्सेंट हुआ तो नॉन कैप्सुलेटेड है। अंदर पहुंचेंगे साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके बाद अंदर आपको डीएनए मिलेगा, और डीएनए में बेटा जहां पर प्रेजेंट होगा उस रीजन का नाम होगा न्यूक्लियोइड। वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। फ्लैजला प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्लैजला अब्सेंट भी हो सकता है। अगर फ्लैजला प्रेजेंट हुआ तो हम इन्हें बोलेंगे मोटाइल और फ्लैजलेटेड। इसी कंडीशन को हम लोग फ्लैजेलेटेड बोलते हैं, फ्लैजेलेटेड। और अगर अब्सेंट हुआ इट विल बी नॉन फ्लैजेलेटेड। मोटाइल हो सकता है,
दैट इज नोन एज फ्लैजेलेटेड। नॉन मोटाइल हो सकता है, दैट विल बी नॉन फ्लैजेलेटेड। इसके अलावा इनके यानी कि बैक्टीरिया के 4 मेजर शेप्स होते हैं, याद रखना। मॉर्फोलॉजी में तो मेन मॉर्फोलॉजी ये है। इसके अलावा द बैक्टीरिया है 4 मेजर शेप्स। इनके 4 मुख्य प्रकार के आकार हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। दे हैव द 4 मेजर शेप्स। ओके, ओके, सो बैक्टीरिया है 4 मेजर शेप्स जो आपको मालूम होने चाहिए। एक तो बैक्टीरिया का अपना शेप होगा बेटा स्फेरिकल। अगर बैक्टीरिया देखने में स्फेरिकल है, स्फेरिकल, तो ऐसे बैक्टीरिया जो देखने में स्फेरिकल होते हैं उन्हें हम लोग कोकस बोलते हैं, कोकस। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे जो आपको मिलेंगे रॉड शेप्ड, और जो बैक्टीरिया रॉड शेप्ड मिलेंगे उन्हें हम लोग बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे जो कॉमा शेप होंगे, कॉमा की तरह, जैसे कॉमा लगाते हैं अंग्रेजी में, कॉमा। और जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होंगे इन्हें बोलेंगे विब्रियो। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे जिनका स्ट्रक्चर स्पाइरल होगा, दे विल बी स्पाइरल। ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे स्पाइरोलम। याद रहेंगे। तो बैक्टीरिया के 4 मेजर शेप्स हैं। मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं, कई बार गड़बड़ हो जाता है। बैक्टीरिया के 4 मेजर शेप्स हैं और ये चारों मेजर शेप्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर स्फेरिकल हुआ तो बोलेंगे कॉकस, अगर रॉड शेप्ड हुआ तो बोलेंगे बैसिलस, अगर कॉमा शेप्ड हुआ तो बोलेंगे विब्रियो, और अगर बेटा स्पाइरल हुआ तो बोलेंगे स्पाइरोलम। आप लोग इनके एग्जाम्पल सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जैसे बैसिलस का एग्जाम्पल है कोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। बैसिलस का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। जैसे आपने विब्रियो का एग्जाम्पल सुना होगा, विब्रियो कॉमा। विब्रियो। इसके अलावा स्पाइरोलम के तो बहुत एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे स्पाइरोलम के। आपको स्पाइरोलम का एक पूरा ग्रुप ही है स्पाइरल होने का। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख लेंगे बैक्टीरिया की शेप के। तो यहां पर आकर के आपको मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। 8 पॉइंट में पहला पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला पॉइंट था हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट था यस फॉर्म, तीसरा पॉइंट था मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी खत्म करने के बाद हम आते हैं एनाटॉमी में। बैक्टीरिया की कोई एनाटॉमी है नहीं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमें किसी एनाटॉमी की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो देयर विल बी नो एनाटॉमी एट ऑल। अगर मैं बोलूं कि सर बैक्टीरिया की एनाटॉमी डिस्कस कर दीजिए तो हम कहेंगे सर एनाटॉमी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर एनाटॉमी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द बैक्टीरिया हैव द वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कल क्लासिफिकेशन में बोला था, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर सो मेनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन कई सालों तक पूछा गया कि सर जी बैक्टीरिया सोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें? खुद में नहीं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन देयर मेटाबॉलिज्म।
यानी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म में जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इस दुनिया में, पांचों किंगडम में सबसे ज्यादा अगर डाइवर्सिटी किसी में है, किस बात की डाइवर्सिटी? मेटाबॉलिज्म की डाइवर्सिटी अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो वो है बैक्टीरिया में। ओके, एक बार वीडियो और चेक करता हूं, बार बार गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो आप लोग जानते हैं वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके और मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। याद रखना, बैक्टीरिया का नरिशमेंट जब भी बात करोगे तो बैक्टीरिया दोनों तरीके के नरिशमेंट में मिलेंगे। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक, क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर फूड, विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपना खाना खुद बना ले, अपना खाना खुद बने, इसे बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, कैन नॉट सिंथेसाइज, जो अपना खाना खुद ना बना पाए वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। सो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं। अब ऑटोट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं और दोनों मिलके C6H12O6 बनाते हैं, दैट इज नोन एज ग्लूकोज, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को मैं फूड की संज्ञा दूंगा, यानी ये खाने की संज्ञा दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज सनलाइट, और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इस रिएक्शन में देखिए ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है, किस रूप में बना रहा है? ग्लूकोज के रूप में बना रहा है। कहां से बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहा। तो इसे हम बोलेंगे खाने की सिंथेसिस, खाने की सिंथेसिस। और इस सिंथेसिस के दौरान कौन सी एनर्जी यूज हुई है? सनलाइट। तो इस समय पर हुई है सिंथेसिस, लेकिन ये सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, इसलिए हम बोलेंगे इसे फोटोसिंथेसिस। ओके, अब अगर मान लो यहां पर सनलाइट की बजाय यही काम कोई केमिकल कर रहा होता, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैं यहां इनऑर्गेनिक लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक चीजें बन रही हैं और इन्हें बनाने के लिए सनलाइट यूज हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस। पर अगर ऑर्गेनिक चीजों को, इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक चीजों में बनाने के लिए केमिकल एनर्जी यूज हो जाए, क्या यूज हो जाए? केमिकल एनर्जी यूज हो, तो इसे बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। अब आप ध्यान से सुने, फोटोसिंथेसिस भी एक तरीका है फूड बनाने का और कीमोसिंथेसिस भी एक तरीका है फूड बनाने का। इसका मतलब आप फोटोसिंथेसिस कर लें कि कीमोसिंथेसिस कर लें, आप ऑटोट्रॉपिक हैं, आप अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसका मतलब है आपको खाना बनाना आता है, चाहे आप फोटोसिंथेसिस कर लें, चाहे आप कीमोसिंथेसिस कर लें। वेदर यू कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और यू परफॉर्म कीमोसिंथेसिस, दोनों ही तरीके की सिंथेसिस परफॉर्म करने वाले लोग ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो याद रखना, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का दो ग्रुप होता है, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो हम क्लासिफिकेशन के दौरान दोबारा पढ़ाएंगे, इसलिए एक बार केवल आप देख लें। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो जो अपना खाना खुद बना ले, और खाना खुद बनाए तो फोटोसिंथेसिस से बनाए। दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, दीज आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, कीमोसिंथेसिस। ये अपना खाना कीमोसिंथेसिस करके बनाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप बोलेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉप के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। इनको मैं और बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा,
जब मैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। केवल आप अभी इतना एग्जांपल लर्न कर लें। नाउ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। ओके, अगर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते तो फिर ये खाते कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मुख्यतः दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। वन इज नोन एज पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया हमने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर के फॉर फूड एंड शेल्टर। अब मैं इसको अंग्रेजी में बोल गया कि भैया पैरासिटिक क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे फॉर फूड एंड शेल्टर। तो मैं कहता हूं जब कभी आप भटकने लगो, आपको समझ में देना है, तो आप सोचो सर में आपके जू पाया जाता है, जू, लाइज, लाउस। लाउस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर दो चीजों के लिए डिपेंड है। एक तो यहां रह रहा है, शेल्टर ले रहा है, शेल्टर का मतलब शरण ले रहा है, और दूसरा यहीं पर मेरा नरिशमेंट ले रहा है। तो फूड एंड शेल्टर के लिए जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे, लेकिन जो डिपेंड हो रहा है वो लिविंग है और जिस पे डिपेंड हो रहा है वो भी लिविंग होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे पैरासाइट। दूसरे तरीके का हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट। अब सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद तो बेटा लिविंग है, लेकिन वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो डेड एंड डिकिंग मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं, सड़ी गली चीजें खाते हैं। तो सेप्रोफाइट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जो सड़ी गली चीजों पर डिपेंड रहे, ऐसे लोगों को हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं। और ज्यादातर बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक है, और इसीलिए इन सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हम लोग डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं, क्योंकि वो किसी भी सड़ी हुई चीज को, मरी हुई चीज को डिकम्पोज कर देते हैं। दीज आर नोन एज डिकम्पोजर्स। आप भूलिएगा मत, इन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे 5 पॉइंट तक आ गए। पहला पॉइंट था हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पॉइंट था फॉर्म, तीसरा पॉइंट था मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट था एनाटॉमी जो हमारे कोर्स में है नहीं, और आज 5वां पॉइंट हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बना सकता है। मैंने बोला था बैक्टीरिया इस हिसाब से और खाना खाने के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से दुनिया के सबसे डाइवर्सिटी वाले हैं, और मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश की कि बैक्टीरिया में क्या क्या डाइवर्सिटी हो सकती है। हमने आपको बताया कि डाइवर्सिटी बताते हुए बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉपिक, कैन बी हेट्रोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बना ले वो है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद ना बना पाए वो हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के, जो अपना फोटोसिंथेसिस खाना बना लें दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो कीमोसिंथेसिस से खाना बनाए वो कीमो ऑटोट्रॉपिक है। याद रखना हेट्रोट्रॉपिक वो लोग हैं जो अपना खाना खुद ना बना पाए। इनमें से बैक्टीरिया कुल मिलाकर के 2 प्रकार के हैं। पहले पैरासिटिक हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना खाना खाएं, और दूसरे सेप्रोफिटिक हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खा जाएं, डिकम्पोज कर दें। इस तरीके से हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है। अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जब आप बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बैक्टीरिया 3 तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। दूसरा तरीका है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऑल्दो वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई बार एक ही माने जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और तीसरा तरीका है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
मैं आपको बताता चलूं शुरुआत से ही कि बेटा जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो धीरे धीरे मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं, आप एक एक करके समझते रहो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते वक्त बैक्टीरिया एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसका नाम है बाइनरी फिजन। अब ये क्या भला है बाइनरी फिजन? तो बोलते हैं बाइनरी फिजन के दौरान एक बैक्टीरिया, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में, जैसे ई कोलाई की अगर बात करें, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की बात करें, तो लगभग हर 20 मिनट में वो 2 इक्वल डिवीजन में चला जाता है, उसकी सेल डिवाइड करके 2 इक्वल सेल बना देती है, यानी 1 सेल ब्रेक इनटू 2 सेल्स, एंड दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया का वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन ही मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द बैक्टीरिया फॉर्म स्पेशल स्पोर। याद रखना, इस स्पोर का नाम बहुत बार पूछा गया है, पहले, अभी आजकल नहीं पूछते हैं। बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है इसे बोलते हैं एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्पोर एंड मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर है ये। एक तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट स्पोर है। आप लोगों ने पॉस्चराइजेशन सुना होगा, हम मिल्क का पॉस्चराइजेशन करते हैं, खाने वाली चीजों का पॉस्चराइजेशन करते हैं, लेकिन कहते हैं पॉस्चराइजेशन के बावजूद भी ये स्पोर कई बार बच जाते हैं। इसीलिए जो आपके पास मिल्क की बेटा थैली है, आपने देखा होगा, उस मिल्क की थैली में लिखा होता है इट इज अ पास्चराइज्ड, लेकिन वो पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस थैली को बहुत देर तक 2-4-5 घंटे तक उसको रख दो और उसका उबालो नहीं, तो होगा क्या, वो दूध बेकार हो जाता है, फट जाता है, कर्डिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पोर, और उन एंडोस्पोर से नए बैक्टीरिया बन जाते हैं और वो नए बैक्टीरिया उस दूध को खराब कर देते हैं। तो याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, इट इज वेरी प्रिमिटिव एंड इट इज नोन एज कंजुगेशन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि 2 बैक्टीरिया आमने सामने आते हैं। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। इन दोनों बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, लेट्स सपोज इट इज अ क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसमें से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के पास, इस डीएनए के पास एक फैक्टर होता है, एफ फैक्टर, इसे बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो मेल की तरह बिहेव करता है। मैंने मेल लिखा नहीं है, पर बिहेव वो मेल की तरह करता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव। और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो फीमेल की तरह बिहेव करता है, दैट इज निगेटिव। अब होता क्या है, इनकी बॉडी में पाई जाती है सेक्स पिलाई, ये स्ट्रक्चर है, और ये सेक्स पिलाई को एक ट्यूब के रूप में क्रिएट कर लेते हैं। इस ट्यूब का नाम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है। ऐसा लगता है मेल बेटा बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया को डीएनए एक्सचेंज कर रहा। And why it is known as primitive type of sexual reproduction? इसे primitive type of sexual reproduction इसलिए बोलते हैं कि sexual reproduction में actually गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है। और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और यहाँ पर कहीं कोई फर्टिलाइजेशन जैसी व्यवस्था भी नहीं है। तो आपने देख लिया कि भैया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के कई हो सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो 8 में से जो आपने 6 पॉइंट अभी पढ़े हैं, इन 6 पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। चलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आगे चलते हैं। 3 प्रकार का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें से पहला है बाइनरी फिजन। ज्यादातर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन ही करते हैं। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट स्पोर है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोस्पोर। ओके,
इसके अलावा बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, इसे बोलेंगे कंजुगेशन। देखिए 8 पॉइंट में पहला पॉइंट था हैबिट एंड हैबिटेट, हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट था फॉर्म, हमने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट थी मॉर्फोलॉजी, हमने पढ़ ली। एनाटॉमी की हमें जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं पढ़ा। इसके बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। इसके बाद हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब आता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आपकी बुक में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग से नहीं दी है, तो बेटा जैसे जैसे इंपॉर्टेंस आती जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। अब बचता है क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ये याद रखना पड़ेगा। और दूसरे तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इस दुनिया में 2 प्रकार के हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। याद रहेगा, आर्की बैक्टीरिया का जो शब्द है वो आर्काइव शब्द से लिया गया है। आर्काइव, आर्काइव में हिंदी में इसका अर्थ होता है धरोहर, और धरोहर मतलब वो जो पुरानी चीजें होती हैं, ओल्ड चीजें होती हैं, वो बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी खास बात है, दे आर नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया। इनसे पुराना बैक्टीरिया दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है कि आर्की बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए थे, तब हुए थे जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रही थी, यानी कि बहुत, इट इज अबाउट 2 to 3 billions year ago, billions year ago। इतने पहले ये बैक्टीरिया इस दुनिया में आए थे, और जब से आए थे तब से बेटा यहां पर एज इट इज मिल रहे। आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है। याद रखना, आर्की बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस हैं। याद करिएगा, मैंने बोला था बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, इनके पास भी सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता था। याद है? याद रखना, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी बेटा सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी है। तब आपका मन करेगा क्या सर ये सेलुलोज की बनी? नो, अभी भी ये नॉन सेलुलोजिक है, अभी भी यहां पर कोई सेलुलोज वगैरह नहीं है, अभी भी ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी है। इसमें डिफरेंट केमिकल है, इन डिफरेंट केमिकल में इनमें ब्रांच्ड चेन बेटा लिपिड है, ब्रांच्ड चेन लिपिड, और इसके अलावा इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से, ब्रांच चेन लिपिड होने की वजह से, याद रखना इनकी सेल वॉल एडाप्टेड है। सेल वॉल इज एडाप्टेड, एडाप्ट कर गई है। सेल वॉल इज एडाप्टेड टू लिव इन हार्श एनवायरनमेंट, बहुत उल्टे सीधे खतरनाक एनवायरनमेंट में भी रह सकने के काबिल हो जाते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। याद रहेगा। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया में से हैं। ये इतने पुराने हैं कि 2 से 3 बिलियन ईयर एगो आए थे। ओल्डेस्ट बेटा लिविंग बैक्टीरिया, इनसे पुराना बैक्टीरिया कोई नहीं है। इनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये किसकी बनी है? ब्रांच चेन लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई है। याद रहेगा। ओके ना, मैं यू बैक्टीरिया को बाद में क्लासीफाई कर लूंगा, अभी केवल आर्की बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया मुख्यतः, खुद आर्की बैक्टीरिया, ये जो आर्की बैक्टीरिया है मुख्यतः 3 तरीके के एनसीईआरटी में दिए गए। तो जो एनसीईआरटी में दिए गए मैं वही पढ़ा रहा हूं। पहला है थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल्स। याद रखना 2 शब्द है इसमें, एक है थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिड मतलब एसिड, फिल्स मतलब लविंग। सो दीज आर द बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं
थर्मो एसिडोफिल वो बैक्टीरिया हैं विच लिव इन हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर में रह लेते हैं। कई बार ये मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर में रह लेते हैं, और ये एसिड लविंग भी हैं, थर्मो एसिडोफिल। दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया है जिन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोफिल्स। हैलो का मतलब ही होता है सॉल्ट, और फिल्स का मतलब लविंग। सो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहने वाले बैक्टीरिया, दे आर नोन एज हैलोफिल्स। और तीसरे तरीके के बैक्टीरिया हैं मीथेनोजेंस। मिथेनोजेन वो बैक्टीरिया है जो बेटा एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में रह लेते हैं। याद रखना, जहां भी रहते हैं वहां पर, याद रखना, जहां भी रहते हैं वहां पर ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका नाम है मीथेनोजेंस। जेंस का मतलब जनरेट करने वाले। याद रखना, ये रहते हैं जनरली मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया, दलदली एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। और अगर ये बैक्टीरिया मार्सी एरिया में रहते हैं तो ये मीथेन बनाते हैं। दैट्स व्हाई मीथेन इज नोन एज मार्स गैस। एक और बात है जो मैं चाहूंगा कि आप मिथेनोजेन के बारे में याद रखें। ये जो चौपाए होते हैं, गाय भैंस घोड़े, ये जो है, ये मिथेनोजेन उनके एब्डोमेन में या फिर स्टमक में, सॉरी एब्डोमेन की बजाय स्टमक में रहते हैं। और जब वो गोबर करते हैं, डंग करते हैं, तो डंग के साथ बाहर आते हैं, और इस डंग से भी बेटा गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। तो लोग कहते हैं कि गोबर से भी गैस पैदा की जा सकती है, इसे बोला रखा जाता है गोबर गैस। तो याद रखना, गोबर गैस का मुख्य एलिमेंट, और भी एलिमेंट, मतलब मुख्य एलिमेंट बोल रहे, मुख्य बेटा गैस, इट इज नोन एज मीथेन गैस। इसके अलावा और भी गैसेस ये। ओके बच्चों, नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो आप देख लो एक बार रिवीजन करके, मैं इसे खत्म करता हूं। आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप, थर्मो एसिडोफिल, हैलोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। थर्मो एसिडोफिल हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में, हैलोफिल्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, और मिथेनोजेन एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैंने बोला गोबर से भी गैस प्रोड्यूस हो सकती है, मीथेन, दैट्स व्हाई मीथेन इज आल्सो नोन एज गोबर गैस। सो आज की क्लासेस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा सपोर्ट किया इतने नेट और पावर कट के बीच में। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा मिलेंगे। बाय बाय। ओके, टेक केयर।